गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल चाल है। ये हम लोगों का जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा था, फर्स्ट वीडियो उसका डाला था सॉल्यूशन वाला, आप लोग याद होगा। तो सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर चल रहा था उसको कंटिन्यू रखेंगे अब हम यहाँ पर। बीच में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट की बात करी थी सॉलिड स्टेट को रिलेट करके, और वो ज़रूरी था क्योंकि उसमें कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था जो कि ऑन द क्लास बोर्ड नहीं हो पाता, तो दैट्स वे अब यहाँ पे जो है हम लोग वापस यूनिट फर्स्ट पे आ गए हैं, और मेरा मतलब यूनिट सेकंड सॉल्यूशन वाले पे आ गए हैं। और सॉल्यूशन वाले में जो बात हम लोगों की चल रही थी उसमें मैं समझता हूँ कि नॉर्मलिटी को लेकर बात चल रही थी हम लोगों की, और नॉर्मलिटी के बाद भी कंसंट्रेशन को डिफ़ाइन करने के कुछ टर्म्स उसमें रह गए थे। आप लोग पता है कि कंसंट्रेशन को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ टर्म हम दिए हुए थे, उसमें सब बात चल रही थी मोलरिटी नॉर्मलिटी को लेके। तो ओवरऑल उसके बाद भी कुछ रह गए हैं, उसमें से एक है उसमें मोल फ्रैक्शन को लेके, है ना। मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी को लेके उसको लेके बात कर लेते हैं। तो पहला रहेगा हम लोगों का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को लेके बात करना है। मोल फ्रैक्शन क्या है इसको देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ना। नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन दो तरीके के होते हैं, एक तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है और एक होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो दोनों की लेके बात कर लेते हैं हम लोग। पहले बात करेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किस तरीके से रहेगा उसको देख लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है उसको देख लेंगे हम लोग, है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, मैं यहाँ से लिखता हूँ इसको थोड़ा। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल present in solution। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करना है। मोल फ्रैक्शन टू टाइप के हैं, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को लेके बात करना है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, उनका रेशियो क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहलाएगा। तो लेट अस कंसीडर कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक एक करके कि नंबर ऑफ मोल जो है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है लेट अस कंसीडर कि स्मॉल है, और जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट वो है आप लोगों की कैपिटल है। तो अब अपने को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ। तो हम लोग को निकालना रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा कि जो भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर कितने होंगे कि आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी लिख दो और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट भी लिख दो, तो उन दोनों का प्लस क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू एन प्लस स्मॉल एन प्लस कैपिटल है। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। इसी तरीके से बात की गई है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को लेके, है ना।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बिल्कुल इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, है ना। तब बात इसकी इसी रहेगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है स्मॉल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं, कैपिटल है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द, अब यहाँ पे अपने क्या निकालना, सॉल्वेंट निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दोनों मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी। जो दोनों मोल फ्रैक्शन निकालना है उसमें आपको ये बात ध्यान रखना है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर रखना है। जैसे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो सॉल्यूट के मोल है उसको कहाँ रखेंगे, अपर साइड रखेंगे, और जो सॉल्वेंट के मोल है उसको कहाँ रखेंगे, लोअर साइड रखेंगे। इसी तरीके से यदि हम लोगों को सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो हम लोग सॉल्वेंट के मोल को ऊपर रखेंगे, जैसा कैपिटल एन लास्ट टाइम ऊपर रखा, और टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन तो उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो इस तरीके से दोनों निकालेंगे हम लोग। आगे की जो बात करना है हम लोगों को वो है सेकेंड टॉपिक को लेके, वो है आप लोगों का पीपीएम को लेके। किस बारे में बात करना है, पीपीएम को लेके। तो पीपीएम क्या है उसको समझ लीजिए बच्चे शॉर्ट में। पीपीएम को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन में कितना, ठीक है ना। पीपीएम भी एक कंसंट्रेशन को डिफाइन करने का टर्म है, जबकि सॉलिड बहुत ही स्मॉल अमाउंट है में है सॉल्यूशन में, तो इस कंडीशन में पीपीएम का यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन पर मिलियन सॉल्यूशन, 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितने पार्ट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा आपका, पीपीएम। पीपीएम को समझ लीजिए आप लोग, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से पीपीएम के बारे में। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पर मिलियन में कितने पार्ट प्रेजेंट है। तो पीपीएम को डिफाइन किया गया है कि नंबर ऑफ या पार्ट्स ऑफ, मैं डेफिनेशन इस तरीके से लिखता हूँ तो जिसको बच्चे याद करने में दिक्कत नहीं आए, है ना। इस तरीके से लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन सॉल्यूशन, वो क्या कहलाएगा, पीपीएम। मतलब बहुत ही सिंपल बात है कि पर मिलियन सॉल्यूशन में कितने पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही आप लोगों का क्या रहेगा, पीपीएम। तो पीपीएम का फार्मूला दिया हुआ है, पीपीएम इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, या उसको लिख सकते हैं हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, है ना, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम इंटू 10⁶। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ये क्या है, पीपीएम। तो ये इसके सभी कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के टर्म थे, जब तक बच्चे समझते आ रहे हैं, उसको देखते आ रहे हैं ना। आगे भी उस तरीके से और इम्पोर्टेंट बातें रहेगी। अब जो है इन सब के बाद हम लोगों को जो बात करना है सॉल्यूशन में, चैप्टर सॉल्यूशन वाले में, वो है आप लोगों का हेनरी लॉ, है ना, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ के बारे में बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 11th में भी मैंने हेनरी लॉ के बारे में बात करी थी। हेनरी लॉ ये कहता है कि जो भी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस रहती है, किसी भी गैस को, जैसे यहाँ मान लीजिए कि आपके पास एक वाटर है यहाँ पर, उस वाटर में आप कोई भी गैस, क्योंकि गैस को आपको डिजॉल्व करना है, गैस को आप इस तरीके से पकड़ के उसमें
ये जैसा सॉलिड को आप डिजॉल्व कर सकते हो वैसे तो कर नहीं सकते, क्योंकि गैस तो जो है उसमें फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी होता है। तो किसी भी गैस का जो सॉलिबिलिटी है लिक्विड में, वो गैस का सॉलिबिलिटी लिक्विड में डिपेंड करता है प्रेशर ऑफ गैस पे। मतलब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। अब जैसे मान लीजिए कि यही एक कंटेनर है और इस कंटेनर में यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, और इस पिस्टन में आपकी यहाँ पे जो है कुछ एरिया में ऊपर गैस भरी हुई, ये गैस ऊपर वाला एरिया, ये नीचे यहाँ पे लिक्विड है। अब क्या होता है कि आप यदि इस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये पिस्टन क्या है, मूव करके नीचे आएगा। जैसे मैं इसको ये यहाँ पे दूसरे डायग्राम में बता रहा हूँ। दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि पिस्टन मान लीजिए कि वहाँ से जो है नीचे आ गया, आपने उसको प्रेशर अप्लाई किया, तो गैस जो है वो, गैस के लिए तो स्पेस बची नहीं, तो गैस कहाँ आती है? अरे दिख रहा है बच्चों को? सेकेंड वाले में गैस के लिए स्पेस बची नहीं, तो गैस जो है कहाँ आती गई? सीधे जो सॉल्यूशन था उसमें आके डिज़ोल्व होती गई। अब जब गैस उसमें आके डिज़ोल्व होती गई तो ऑब्वियसली इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हेनरी ने बताया कि जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस पे, तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती? बढ़ती जाती, और इसी को बोलते हैं हेनरी का लॉ। तो इसमें एक बात और रखी गई कि आपको टेम्परेचर कैसा रखना? कांस्टेंट। ठीक है, तो हेनरी का लॉ क्या है उसको समझ लेते हैं वापस से। हेनरी का लॉ ये कहता है कि एट दी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये हेनरी का लॉ है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो उसके प्रेशर के क्या रहेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। मतलब आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। या उसको इस तरीके से भी डिफाइन किया गया कि जो सॉल्युबिलिटी है वो अमाउंट ऑफ गैस है, तो मास ऑफ गैस है ना, मास ऑफ गैस विच डिजॉल्विंग इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जो भी अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? प्रेशर के। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम लोग एक कांस्टेंट लगा देंगे, ये कांस्टेंट के एच लगा दिया, इनटू में प्रेशर है इसे, और ये मास उसी जगह। ठीक है, अब इसको हम लोग और इस तरीके से सेटअप करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे पी जो है इसके, और इजिकल टू में क्या आ जाएगा? के एच। यही जो है रिलेशन है के एच, और के एच जो है एक हेनरी कांस्टेंट है और प्रेशर के बिटवीन, है ना। तो ये एक फार्मूला है जो हेनरी लॉ से निकल के आया। ठीक है ना, तो ये देख के बच्चों को समझना है किस तरीके से है ये। ठीक है ना, इसको लेके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी रहेंगे, उसको अपन डिस्कस करेंगे जब लाइव लेक्चर होगा या क्लास लेक्चर होगा उसमें। अब जो है इसके हेनरी लॉ के क्या एप्लीकेशन है, और हेनरी लॉ के बेसिस पे क्या कुछ उसकी लिमिटेशन है, उसको लेके भी हम लोगों को बात करना रहेगी कि हेनरी लॉ की जो लिमिटेशन है हेनरी लॉ में फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को लेके वो क्या क्या है। तो एक दो बातें हम लोग कर लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं वो देखना है। तो किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उसमें सबसे पहली बात तो आप समझ गए कि प्रेशर। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग यदि आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो इफ वी इंक्रीज प्रेशर तो सॉल्युबिलिटी आल्सो गोज टू इंक्रीज। सेकेंड उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर का जो रिलेशन है, जब हम लोगों ने गैस लॉज के लेके बात की थी, बायल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में खासतौर पर, तो बच्चे समझ गए होंगे कि प्रेशर टेम्परेचर के अपोजिट होता है। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर यदि आप इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी।
ये बात आप लोग को याद रखना। थर्ड जो है उसमें बात की गई है इम्प्यूरिटी की, इम्प्यूरिटी ऑफ गैसेस, गैस की इम्प्यूरिटी। यदि इम्प्यूरिटी ऑफ गैस नहीं कहना था मैंने, सॉरी, इम्प्यूरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूशन में इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है तो आप ये मानिए कि गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सोडा वाटर बनाते हैं, देखा होगा बच्चों ने सोडा वाटर वगैरह बनाते हैं। तो सोडा वाटर में क्या होता है कि मान लीजिए कि सोडा वाटर में आपको पता है कि इसमें CO2 गैस है जो वाटर में डिजॉल्व रहती है। जैसे ही सोडा वाटर वाला उसमें जो है ब्लैक साल्ट ऐड करता है, काला नमक डालता है, तो वैसे ही जो है गैस उसमें तेज़ी से निकलती है। तो इम्प्यूरिटी यदि इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। इम्प्यूरिटी इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और फोर्थ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जो हम लोगों को डिस्कशन करना है, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट फोर्थ पॉइंट, वो है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर कैसा है। यदि गैस जो है इजीली लिक्विफाइड है, इजीली रिएक्ट करती है सॉल्यूशन से, तो वो जो है उसकी सॉल्युबिलिटी हाई रहेगी। जैसे CO2 गैस है या NH3 अमोनिया गैस है, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, हाई रहेगी, क्योंकि ये सॉल्वेंट से इजीली रिएक्ट करती है, सॉल्यूशन से इजीली रिएक्ट करती है, इजीली लिक्विफाइड हो जाती है। हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये आग, इसकी कंपैरिजन में आप नाइट्रोजन गैस को इजीली लिक्विफाइड नहीं कर सकते। तो जो लिक्विफाइड इजीली हो जाएगी और जो इजीली सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगी, सॉल्वेंट से रिएक्ट करेगी, उसकी डिजॉल्विंग कैपेसिटी क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो नेचर ऑफ गैस, प्रेशर, टेम्परेचर और इम्प्यूरिटी, ये 4 फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को अफेक्ट करेंगे, है ना। तो इनको सबको समझने के बाद अब आगे की बात करना है हम लोगों को वेपर प्रेशर को लेके। वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर किस तरीके से रहता है सॉल्यूशन में, उसको लेके बात करना रहेगी, ठीक है ना। तो देखते चलते हैं आगे। इधर वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर कितने टाइप के होते हैं उसको देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सर बातें मैं पूरी नहीं लिखूंगा, पहले स्केच पेन बराबर चल नहीं रहा है, मैं तो आलसी हुई से तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को लेके थोड़ा बहुत आप भी दिमाग लगाते रहें, क्या चल रहा है सुनते रहेंगे तो बराबर समझ जाएंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को लेके बात चल रही है हम लोगों की। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो समझना है इस बात को कि मान लीजिए कि आपके पास ये क्या है, कोई भी सॉल्यूशन इस तरीके से रखा हुआ है और इस सॉल्यूशन को आपने क्या कर दिया, कवर कर दिया किसी भी टाइप के प्रोसेस से, आपने इसको कवर कर दिया। अब जो आपने इसको कवर कर दिया तो ये यहाँ से जो वेपर बन रही है, ये वेपर जो है जाएगी, बाहर जाने को चाहेगी और वो वापस, चूँकि उसके लिए जगह नहीं है तो ये वापस रिटर्न होकर किस पे अप्लाई करेगी, प्रेशर। जो वेपर है वो किस पे प्रेशर अप्लाई करेगी, सॉल्यूशन की सरफेस पे। तो ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बच्चे समझ गए कि वेपर के थ्रू सॉल्यूशन सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को लेके एक इम्पोर्टेंट लॉ है जो एग्जाम में आता रहता है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको लेके बात कर लेते हैं, है ना। देन हम लोगों की बात होने वाली है यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है उसको समझना। वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है इसको समझना। जैसे आप समझते हैं कि हम लोगों के पास सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन को हमने इस तरीके से फिल कर रखा है, इसको कवर कर दिया है, तो ये जो वेपर बन रही है, वेपर जो है बाहर नहीं जा पा रही, और जब वेपर बाहर नहीं जा पा रही है तो वेपर कहाँ जाएगी, रिटर्न होके वापस सॉल्यूशन पे जाएगी, है ना, सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट पे जाएगी। लेकिन जब आप कोई सॉल्यूशन बनाना जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपने क्या करेंगे, उसमें
आप उसमें क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में ये आपके पास मान लीजिए कि वाटर है, और इस वाटर में आपने क्या करा, एक सॉल्यूट, ये तो आप लोगों का सॉल्वेंट था, इसमें आपने सॉल्यूट एक ऐड करना चाहा। मान लीजिए कि आप सॉल्यूट NaCl ऐड कर रहे हैं। तो आप जब अब यहाँ पे सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, है ना, तो इस कंडीशन में जब आप उसमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो ये सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल भी आ जाएंगे सॉल्यूशन में। अब ये कुछ पार्टिकल जो है यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, कुछ यहाँ भी रहेंगे, नीचे भी रहेंगे, सब दूर रहेंगे। तो अब ये जो कुछ पार्टिकल सॉल्यूशन की सरफेस पे आ गए हैं, तो इनके कारण क्या होगा कि जितने अमाउंट में वेपर पहले बन रही थी, क्योंकि वेपर पहले पूरे एरिया से बन रही थी, जितना एरिया खाली था उस पूरे एरिया से वेपर बन रही थी, लेकिन अब जो है कुछ एरिया जो है किसने कवर कर लिया, ये सॉल्यूट के नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स ने कवर कर लिया। और ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल जो हैं, ये नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि ये वेपर नहीं बनाते, वेपराइज्ड नहीं होते। और जब ये नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स जो है जिनका वेपराइजेशन नहीं होता है, और ये वेपराइजेशन होकर ऊपर वेपर नहीं बना सकते, और चूंकि इन्हें दूसरों की भी जगह रोक दी, जो सॉल्वेंट के बना सकते थे उनकी जगह भी खा गई, तो इसके कारण अब वेपर नहीं बन पाएगी। और जब वेपर पहले जितनी बन रही थी पूरे एरिया से उतनी अब नहीं बन पाएगी, तो इसके कारण क्या होगा, जो वेपर के थ्रू प्रेशर अप्लाई होना है उस वेपर प्रेशर में भी क्या होगी, लोअरिंग होगी, डिक्रीजिंग आएगा। और यही जो डिक्रीजिंग है, लोअरिंग है इन द वेपर प्रेशर, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये आप लोगों को समझना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की प्योर सॉल्वेंट की जो वेपर बन रही है उसमें जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसकी जो वेपर बनना है, जितनी वेपर उसमें बनना है उसमें डिक्रीजिंग आ जाता है, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आई होप कि बच्चे समझ गए होंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद हम लोग को जो बात करना है वो है आप लोगों की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को ही लेके राउट्स लॉ के कॉन्टेक्स्ट में। तो राउट्स लॉ क्या है, राउट्स लॉ कैसा है और उसको कैसे डिफाइन किया गया, उसको पूरे को समझना है, ठीक है ना। तो पूरा बच्चा देखते रहे यहाँ पे। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के संदर्भ में ही उसी रिस्पेक्ट में जो है राउट्स नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना ला दिया। कौन है, राउट्स आए। तो राउट्स ने जो है अपना ला दिया। तो राउट्स ला क्या है उसको समझ लेते हैं। राउट्स ला में राउट्स ने बताया कि जो सॉल्यूशन होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent. Vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solvent. तो इसको देख लेते हैं क्या क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन बन गया तो आपको पता है कि उसमें कोई सॉल्यूट ऐड है, तो उसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है वो x0 लेके चल रहे हैं। यही क्या है, राउट्स का लॉ है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये जो लॉ है और इसका जो पूरा डेरिवेशन है उसको हम लोगों को देखना। आगे इन्होंने इसको और थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश किया और इन्होंने इस तरीके से लिखा कि PS यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट के लगाया इनटू में x0,
और के को इन्होंने बताया कि के इज इक्वल टू क्या है, के जो है वो है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0 है ना। अब ये तो हो गया P0 के बाद इसको और इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी तो PS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P0 इंटू x0, ठीक है ना, P0 इंटू x0 हो गया। अब P0 इंटू x0 जब हो गया ये, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे लोग। इसको इन्होंने बताया कि लेट अस कंसीडर कि जो भी चेंज इन वेपर प्रेशर हो रहा है, मतलब कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, उसमें जो चेंज हो रहा है उसको आप मान लीजिए कि वो डेल पी है। तो डेल पी इजिकल टू क्या होगा कि जो भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा उसमें से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है सबट्रेक्ट कर देंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, चेंज इन वेपर प्रेशर निकल के आ जाएगा। अब बच्चे जानते हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो डेल पी इजिकल टू कितना हो जाएगा, P0 माइनस पी एस। P0 जो है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, PS जो है किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो ये जो है इसकी वैल्यू, इसको यहाँ पे रख दिया इन्होंने, डेल पी इजिकल टू P0 और PS की जो वैल्यू निकल के आई थी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। PS की जो वैल्यू निकल के आई थी वो बच्चों ने देख ली। PS की वैल्यू निकल के आई P0 इंटू x0, तो वैल्यू जो है PS की वापस रख दी P0 इंटू x0। इतनी बातें बच्चों को समझ में आ गई। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है कि इसको और आगे सॉल्व करने का देखते जाएंगे बच्चे, आगे इसको किस तरीके से सॉल्व किया है। आगे इन्होंने क्या किया है कि जो x0 है उसकी वैल्यू इन्होंने पुट करना चाहिए। पहले तो ये P0 कॉमन ले लेंगे, तो P0 कॉमन आ गया। अब ये यहाँ से P0 कॉमन बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस x0, और ये डेल पी यहीं पे चल रहा है। अब 1 माइनस x0 जो है उसको बच्चों को समझना है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो x0 प्लस x1 होता है, मतलब कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, उन दोनों का जो सम है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यदि इसको हम लोग निकालना चाहें x1 का वैल्यू, तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x1 को यहीं रहने देते हैं, 1 माइनस x0 वैल्यू आ गया। अब 1 माइनस x0 जो वैल्यू आ गया है तो इसको यहाँ पे रखेंगे, डेल पी इजिकल टू कितना हो जाएगा, डेल पी इजिकल टू इंटू x1 आ जाएगा। अब P0 इसके अपॉन में चला जाएगा तो डेल पी इजिकल टू कितना हो जाएगा, P0 इजिकल टू कितना हो जाएगा, x1। अब डेल पी का वैल्यू जो था वो आपको पता ही है, डेल पी का वैल्यू कितना था, P0 माइनस PS वाला P0 तो वहीं का वहीं है ना, इजिकल टू में कितना है, x1। यही क्या है, राउट्स के लॉ का डेरिवेशन कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इजिकल टू x1, और इसको इन्होंने नाम दिया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और लास्ट इनका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बना कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रहता है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसके इक्वल रहेगा ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, जबकि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लेके चले थे, ठीक है ना। तो वापस से पूरा जो राउट्स का लॉ है उसको समझ लीजिए। राउट्स का लॉ क्या कहता है, क्या बता रहा है राउट्स का लॉ, कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि उसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS इजिकल टू x0 जो है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रख दिया। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट जो है k ले आए, k का वैल्यू रखा P0, k का वैल्यू कितना रख दिया, P0। आगे इसको डिफाइन करने के लिए P0 की वैल्यू k इजिकल टू P0 पुट करा, है ना, तो PS इजिकल टू P0 इंटू x0। अब यहाँ पे जो चेंज इन वेपर प्रेशर होता है उसको निकाला जाए, तो चेंज इन वेपर प्रेशर कितना हो रहा है कि जो भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको चेंज इन वेपर प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो चेंज इन वेपर प्रेशर डेल पी इजिकल टू P0 माइनस P0 इंटू x0।
जो कि पी एस की वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन से रख दी P0 इंटू x0। अब ये P0 और ये P0 कॉमन निकाल के बाहर निकाल लिए, तो ये कितना हो गया 1 माइनस x0, और 1 माइनस x0 हो गया। तो इसको आगे इन्होंने कंडीशन लगाई, चूँकि क्या होता है कि x0 प्लस x1 इज इक्वल टू 1 होता है। अब उसका भी एक पूरा गणित है, वो भी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो इस कंडीशन में x1 की जो वैल्यू है कितनी निकल के आ जाएगी, x1 इज इक्वल टू 1 के उधर ये x0 वहाँ चला जाएगा, तो 1 माइनस x0 आ जाएगा। अब 1 माइनस x0 यहाँ पे भी है, 1 माइनस x0 यहाँ पे भी है, तो 1 माइनस x0 की जगह वैल्यू कितनी रख देंगे हम लोग, x1 रख देंगे। तो डेल पी इज इक्वल टू P0 इंटू x1 आ जाएगा। और डेल पी इज इक्वल टू x0 है ना, डेल पी इज इक्वल टू P0 इंटू x1 आ गया। अब डेल पी का वैल्यू जो था वो वापस से डेल पी, ये P0 को भी इसके अपॉन मिल जाए, तो डेल पी का वैल्यू भी रख दिया। डेल पी का वैल्यू था P0 माइनस पी एस, तो P0 माइनस पी एस, और ये P0 वहाँ से जो नीचे आया था वो P0 भी आ गया, और ये x1। तो आगे जो लास्ट स्टेटमेंट बना कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मीन्स P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इज इक्वल टू वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही जो है राउट्स के लॉ का फाइनल स्टेटमेंट बना। अभी इसको भी और आगे जो है निकाला गया, उसकी बेस पे कैलकुलेटिव टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उसको सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहीं तक रहेगा, ठीक है ना, ओके।